साथियों नमस्कार। आज आपको पहले से साझा प्रश्न पत्र जो विज्ञान का है उसका एक विस्तृत व्याख्यात्मक हल प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही कई अन्य बिंदुओं से भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपके जो भविष्य का प्रस्तावित सीटेट एग्जाम है उसमें आपको लाभ मिले। यहाँ पर साथियों असर्शन ये है कि एक तापदीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल सही है। ये जो द फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसा तर्क है रीजन कि टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। तो साथियों आपको यहाँ आर यानी ए तो जो असर्शन है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। बल्ब के तंतु टंगस्टन धातु के बने होते हैं, और लेकिन जो रीजन यहाँ उल्टा बता रहा है, यहाँ टंगस्टन उच्च गलनांक का तो होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो गले ना जल्दी और उसकी लाइफ लंबे समय तक बल्ब की रहे, क्योंकि बल्ब में तंतु ही मेन होता है। लेकिन यहाँ निम्न प्रतिरोध नहीं होता। अगर निम्न प्रतिरोध होगा तो फिर वो जलेगा कैसे, तंतु और प्रकाश और ऊष्मा कैसे देगा। तो ये टंगस्टन का उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है। टंगस्टन हैज हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस कह रहा, अथा साथियों आर गलत, ए सही है। और ये जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली करेक्ट है कि ए सही और आर गलत। आप इसे ठीक कर लें और कुछ बातें और आप नोट करते चले। ये जो बल्ब है उसे एडिशन ने बनाया था, और आप जानते हैं कि बल्ब में जो है एक वैक्यूम पहले कर दिया जाता है, यानी जो ऑक्सीजन है वो बल्ब से निकाल दी जाती है और उसके स्थान पे आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण भर दिया जाता है। जो आर्गन एक अक्रिय गैस है, और दूसरा नाइट्रोजन क्या होता है कि वो ये कह लीजिए कि जलने के विरोध में काम करता है। तो इसलिए आर्गन और नाइट्रोजन भर करके वो बल्ब की लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। और साथियों एक प्रश्न यहाँ और भी पूछा जा सकता है कि ये जो ट्यूब लाइट होती है यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है, तो ट्यूब लाइट में आर्गन और पारा वाष्प भरा होता है। आर्गन प्लस मरकरी वेपर भरा हुआ होता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन मतलब आ जाए। तो ट्यूबलाइट में आर्गन और पारा का मिश्रण भरा होता है। और अब तो ट्यूबलाइट के स्थान पे साथियों आप जानते हैं एलईडी बल्ब आ गए। तो एलईडी यानी एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। ये बल्ब मुख्य रूप से जो एलईडी बल्ब हैं वो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं, और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग होता है, और वो सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन के रूप में होते हैं, जिसमें कोटर और इलेक्ट्रॉन की गति होती है, उसके आधार पर वो प्रकाश उत्पन्न होता है। ये एलईडी बल्ब वो सामान्य बल्ब या ट्यूबलाइट की अपेक्षा बहुत कम विद्युत खाते हैं। इसलिए अब जो है विद्युत बल्ब जो है जो पहला था वो अब इतिहास में सीमित हो गया। ट्यूबलाइट भी धीरे धीरे कम हो रही है और एलईडी का वो प्रचलन साथियों बढ़ता जा रहा है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। अगला पॉइंट है साथियों, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी ये धातु ऑक्साइड की प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो साथियों ये बिल्कुल सही है कि जितने भी धातु
ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो इसमें ये आप थोड़ा सा, इसमें क्या होता है कि, और इसकी क्या विशेषता है कि जब ये पानी के साथ क्रिया करते हैं तो धातु हाइड्राइड बनाते हैं, और अम्लों के साथ क्रिया करके ये लवण तथा जल बनाते हैं, जो क्षारों के गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप इसमें जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, और इसकी प्रकृति के हिसाब से उत्तर निकालते हैं। ये क्या है, ये जो है, अच्छा ये उस पे दिया हुआ है कि धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो प्रकृति में क्षारीय होते हैं। और इनके बारे में आप लिखना चाहें तो थोड़ा लिख लें, यद्यपि इसमें ये जो प्रश्न है उसका स्वरूप दूसरा है कि अवलोकन और निष्कर्ष को छांटना, कि कौन अवलोकन है कौन निष्कर्ष है। तो यहाँ धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं क्योंकि वे पानी के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, जो क्षारों का गुण होता है। तो ये आप वो तो ये हमारा क्या है, हम ये प्रेक्षण में यानी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये चीज ऑब्जर्वेशन में है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या, अच्छा ये सॉरी, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, और फिर है, ये तो निष्कर्ष है, ये तो धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं क्योंकि ये जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं। तो ये तो निष्कर्ष में आ रहा है। फिर बी है, वायु गर्म होने पर फैलती है। तो साथियों, वायु गर्म होने पर फैलती है तो निष्कर्ष ही है। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि वायु गर्म होने पर फैलती है, ये एक निष्कर्ष है जो सभी के स्वीकार करते हैं। और सी है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पे साथियों, ये जो पानी प्रवेश कराने पे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो यहाँ ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है, अवलोकन हो रहा है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वो चूने के पानी के पास से गुजारी जाती है, यहाँ तक कि इवन आप चूने के पानी को आप जो है प्रतिश्वास छोड़ेंगे उस पर अगर, तो भी दूधिया हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिश्वास होती है मनुष्य की, उसमें जो है इनहेल की अपेक्षा वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे भी चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो उदासीन कर देते हैं। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है ही है। जब क्षार और अम्ल परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो साथियों लवण और जल बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए, बी और डी ये सब निष्कर्ष के रूप में है, लेकिन जो जो है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो सी के साथ हो रहा है। अर्थात ये जो दूसरा विकल्प वो एग्जैक्टली करेक्ट है मित्रों। ये आप दूसरा विकल्प सही कीजिए। अगला पॉइंट साथियों, अगले उस पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे साथियों आप जानते हैं ऊष्मा प्रवाह की तीन विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो जो चालन वैसे तो मुख्य रूप से ठोसों में होता है, और इसमें क्या होता है कि अणु वो एक ही स्थान पे रहते हैं, एक अणु जो है ऊष्मा ले लेता है और पड़ोसी को दे देता है, फिर वो अपने पड़ोसी को दे देता है। तो इसी के क्रम में ये ठोसों में प्रमुख रूप से चालन विधि से ऊष्मा का संवहन होता है। लेकिन साथियों एक बात बता दें कि चालन
वो गैसों में भी होता है और द्रवों में भी होता है, लेकिन वो दर धीमी होती है गैसों में। तो ये जैसे ये कह रहे हैं कि क्या कौन सा कथन सही नहीं है, तो गैसों में चालन नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। गैसों में चालन होता, लेकिन उतना चालन नहीं होता जितना कि वो ठोसों में होता है। चालन ठोस, द्रव, सभी गैस तीनों में होता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं होता है, वो नहीं हो सकता। फिर तीसरा है कि सभी पदार्थ या सामग्रियां ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते। तो ये बिल्कुल सही है कि भाई जो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, उनसे आसानी से ऊष्मा प्रवाहित होती है। जैसे मेटल है, कॉपर है, सिल्वर है, और इनसे तो आसानी से प्रवाहित होगी, लेकिन जो ऊष्मा के कुचालक हैं, जैसे लकड़ी या रबड़, तो उनसे ऊष्मा वो धीरे से प्रवाहित होगी। तो वो सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते। बिल्कुल सही। द्रवों की तुलना में ठोसों में चालन तीव्र होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठोसों में सबसे ज्यादा चालन होता है, और फिर द्रवों में, फिर गैस में न्यूनतम होता है। तो ये चीज आपको के दूसरा विकल्प वो साथियों आप सही करेंगे। ऊष्मा संचरण की जो तीनों विधियां हैं, आप उन्हें देख लीजिए। चालन, संवहन और विकिरण। चालन मुख्य रूप से ठोसों में, लेकिन चालन विधि से द्रवों में भी ऊष्मा संचरण होता है। तो यहाँ पर साथियों अगला है कि ए का परमाणु क्रमांक 13 और बी का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र। तो साथियों जो 13 परमाणु क्रमांक का है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा कि वो जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 3। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखेगा, और तब वो निकटतम इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। तो 3 जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ए पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 3 बार प्लस आ जाएगा, और 3 प्रकार, मतलब 3 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि बी में क्या है, वो बी का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 7, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने की प्रकृति रखेगा। अब चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा और वो 3 दे रहा, तो यहाँ पे जो साथियों ए की वैलेंसी 3 है, वो बी में लगेगी, और बी की वैलेंसी जो 1 है, वो ए में लगेगी। यानी एक लिखा नहीं जाता, तो AB3 ये कंपाउंड बन जाएगा। पहला विकल्प ही साथियों एग्जैक्टली करेक्ट है। और इसमें जैसे आप एल्युमिनियम क्लोराइड, क्योंकि ये आप देखिए कि एल्युमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक होता है, और क्लोरीन का 17। तो आप जानते हो कि ऐसा ये कंपाउंड कौन सा बन जाता है, AlCl3। तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, और AB3 ये कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, जिस हिसाब से वो दिया गया है ये प्रश्न। अगले उस पे हम लोग चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। तो कक्षा में आ, जो ये सोशियो साइंटिफिक इश्यूज पर जो आ, चर्चा है, वो सहायता करती है। आप लिख भी ले चाहे, ये चूंकि ये साइंस के पेडोगॉजी पर आधारित ये मित्रों प्रश्न है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं। पेडोगॉजी से रिलेटेड आपका ये तैयार भी हो जाएगा। इसमें क्या है कि पहला जैसे कि अधिगम कर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में, तो ये तर्क संगत कौशल का विकास तो करता है। सामाजिक वैज्ञानिक मामलों में जब परिचर्चा होगी,
तो अधिगमकर्ता यानी बच्चे जो होंगे तो उनमें वो जो है तर्क संगत कौशल का विकास होगा। फिर किसी मामले में बहुपरिप्रेक्षीय विकास करने में, और इसके बाद है नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में। तो नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये पहला ही विकल्प साथियों, किसी मामले में बहुपरिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, ये भी सही है। और डी विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने, ऐसा कोई इसमें नहीं आता। यानी ए बी सी आपका उत्तर पूरी तरीके से करेक्ट है। ये विज्ञान पेडोलॉजी के हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है साथियों 66 है कि पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडाणु के साथ मिलते हैं तो बनने वाला जो जुड़वा, तो वो साथियों बनने वाला जो जुड़वा होता है वो उसको हम कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। वो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, भ्रातृय जुड़वा उन्हें कह सकते हैं। और ये जो भ्रातृय जुड़वा है वो चूंकि 2 शुक्राणु स्त्री 2 पुरुष के शुक्राणु हैं और स्त्री के 2 अंडाणु हैं, तो ये जेनेटिक रूप से भिन्न होंगे, लेकिन एक समान वो भाई बहन के रूप में दिखेंगे। तो ये भ्रातृय जो है ट्विंस कहे जाएंगे। आप इसे ठीक करेंगे, पहला विकल्प ही इसमें साथियों सही है। भ्रातृय ट्विंस के रूप में वो जाने जाएंगे। अगला है साथियों, अगला प्रश्न है 67 की कक्षा 7 का एक शिक्षक पादप और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं एक मिनट की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे साथियों ये जो नैदानिक प्रश्नावली यानी जो डायग्नोस्टिक क्वेश्चनायर है और साक्षात्कार है और आरेखण, ये तीनों ऐसे वैकल्पिक अवधारणाओं के विकास में सहायक होंगे कि यानी बच्चे जो प्रश्नावली नैदानिक प्रश्नावली और उनसे जो साक्षात्कार होगा और आरेखण होगा वो प्रभावी होगा। इसमें साथियों आपका ये दूसरा विकल्प एग्जैक्टली करेक्ट है। अगले उस पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आधारित प्रश्न बहुत आते हैं। ये उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? तो आप एक पहली बात तो नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन तो ये उचित क्रिया है। आप जानते हैं कि जैसे जो दलहनी फसलों जैसे चना या अरहर के पौधों की जड़ों में लिग्नस ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों में वो राइजोम जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के क्रम में रहता है, और ये राइजोम क्या करता है, वातावरण के नाइट्रोजन को ग्रहण करके वो उसे नाइट्रेट में बदल देता है, और वो ही नाइट्रेट के रूप में ही पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। सीधे वो वातावरण में यद्यपि 78% सर्वाधिक नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उन्हें सीधे नहीं ग्रहण कर सकते। तो ये
ये तो नहीं हो सकता, यही नहीं है। और देखिए अन्य जो 3 हैं, क्योंकि उर्वरक और कीटनाशक वो वास्तव में एक प्रकार के वो प्रदूषक के रूप में लिए जाते हैं। तो जो यूट्रोफिकेशन इज सुपोषण, इनसे क्या होता है कि बहुत अधिक जब उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग होता है तो यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया हो जाती है, और इनमें जो है अधिक अतिरिक्त पोषण मिल जाता है। और जब अतिरिक्त पोषण मिल जाता है तो वो जो शैवालों की अतिवृद्धि हो जाती है और ओवर ग्रोथ, जो आप एल्गी, ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। और ये यूट्रोफिकेशन प्रमुख रूप से वो वास्तव में प्रदूषण के कारण होता है। यानी कीटनाशक और उर्वरकों का जो अंधाधुंध प्रयोग होता है वो भी यूट्रोफिकेशन को प्रेरित करता है। तो ये आप पॉइंट लिख लेंगे कि यूट्रोफिकेशन है क्या, कि ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गीज क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जल स्रोतों में ये बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स मिल जाते हैं, जिससे एल्गीज के ओवर ग्रोथ हो जाती है। और एक होता है बायोमैग्निफिकेशन साथियों। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं या वीडिसाइड्स हैं, जैव की मतलब कीटनाशक हैं या खरपतवार नाशी है, जैसे बहुत प्रसिद्ध खरपतवार नाशी है टूकामा 4D, इनका छिड़काव बहुत ज्यादा किसान करते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये कीटनाशक, खरपतवारनाशी या फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं। और वो फूड चेन में जब प्रवेश कर जाते हैं तो जीव जंतुओं सहित मानव को प्रभावित करने लगता है। इसे ही हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे पहले आप जानते हैं डीडीटी, डीडीटी एक कीटनाशक पाउडर है, इसका बहुत प्रयोग हो रहा था। लेकिन बहुतायत जब प्रयोग हुआ तो इससे हमारे मित्र जीव मरने लगे। जैसे वो जो है घरों की छिपकली मरने लगी, और इसी तरीके से किसान का मित्र कहे जाना वाला केचुआ मरने लगा। तो बायोमैग्निफिकेशन की समस्या आ जाती है। तो ये यूट्रिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन और सॉइल एरोजन यानी मृदा अपरदन की भी समस्या आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उर्वरक प्रयोग करने से साथियों क्या होता है कि वो मृदा की प्रकृति बदल जाती है, और वो जो है मृदा जब जल प्रवाह के कारण वो कट कट के समुद्र में जाने लगती है नदियों के माध्यम से। तो वो सॉइल एरोजन को भी ये उर्वरक और कीटनाशक प्रेरित करते हैं। तो नाइट्रीकरण छोड़ करके बाकी तीनों दोष आने लगते हैं। इसीलिए साथियों जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशियों के प्रयोग को बढ़ावा वैज्ञानिक देने को कहते हैं। और आप जानते हैं प्रसिद्ध जो जैव रसायन है, जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर, उनमें आप लिख ले चाहे तो राइजोबियम है, रेड ब्लू एल्गी है, और एजिटोबैक्टर है। ये सब जो है बहुतायत अब प्रयोग होने लगे हैं, और ये प्रकृति को क्षति पहुंचाए बिना वो साथियों पौधों को पोषण देते हैं। तो ये ज्यादा उपयोगी है। यानी रासायनिक उर्वरकों के स्थान पे हमें प्रेरित किसे करना चाहिए साथियों, वो हमें प्रेरित करना चाहिए बायो फर्टिलाइजर को। तो साथियों अब है निम्नलिखित में कौन सा या कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में वो सही हैं। तो परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते। अच्छा, इसके एक मिनट इसका इंग्लिश वर्जन भी देखते चले। रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसीजर। फिर किसी अनुसंधान या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सब कर सकते हैं
कि ये जो अन्वेषण या अनुसंधान ये खोज विधि होती है और इससे सामाजिक संदर्भ प्रभावित होते हैं, तो सी तो इसमें होगा और सी इसमें देखिए 2 में है। और फिर आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, तो ये आप अ, आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, तो इस पे देखिए आंकड़े यानी वो डेटा है, जबकि साक्ष्य एक एविडेंस है। यहाँ पे आप देखिए सी कह रहा है कि डेटा एंड एविडेंस आर सेम, तो यहाँ पे आंकड़े और साक्ष्य वो समान नहीं होते। आंकड़े वास्तव में कच्चे असंगठित तथ्य या संख्याएं हैं, जबकि साक्ष्य वह डेटा होता है जिसे विश्लेषण और व्याख्या करके किसी निष्कर्ष या परिकल्पना को सिद्ध कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप ये तो गलत सी गलत हो जाएगा, और कोई भी सार्विक या सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो विकल्प ए है यानी बी और डी, यही एग्जैक्टली वो करेक्ट है। पहला आपका विकल्प साथियों एग्जैक्टली करेक्ट है। अगले 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं एक कार में ओडोमीटर मापता है, तो साथियों ओडोमीटर के बारे में लिख ले कि ये कार द्वारा तय की गई कुल दूरी को नापता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये ओडोमीटर का कार्य है। और ये कहिए कि जो कार जब से बनी है और अब तक जितनी भी दूरी उसने तय की है वो टोटल वो दिखाता है कार के पैनल पे, जबकि ये जो स्पीड है वो साथियों स्पीडोमीटर दिखाता है। और जो है जो आरपीएम है यानी इंजन जो कितने राउंड कर रहा है पर मिनट, राउंड पर मिनट, उसका एक अलग से लगा रहता है। तो ये 3 चीजें वो अलग अलग है। तो ओडोमीटर क्या साथियों नापता है? कार द्वारा चली गई कुल दूरी को नापता है। आपको चौथा विकल्प बिल्कुल एग्जैक्टली सही कर लेंगे। अगला पॉइंट है, अगले उस पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। वर्षा जल संरक्षण का अर्थ होता है वाटर हार्वेस्टिंग साथियों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप जानते हैं कि यह भूजल का संरक्षण करता है, बिल्कुल सही है। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे जो बड़े भवनों की छतें हैं उनका जो वर्षा का जल सीधे वहां पर एक बोरिंग कर दी जाती है और उस बोरिंग के माध्यम से सीधे अंडरग्राउंड में चला जाता है। इसी प्रकार जैसे अभी बड़े बड़े हाईवेज के ऊपर पुल जो होते हैं वहां पर भी वो बोरिंग से कनेक्टेड एक पाइप ऊपर दिया जाता है जिससे वो जल सीधे चला जाता है। तो यह भूजल का संरक्षण करता है, ये बिल्कुल सही है। यह स्थानीय अप्लावन अप्लावन अच्छा, इट रिड्यूसेस लोकल फ्लडिंग। तो साथियों जब लोकल फ्लडिंग में कंट्रोल तो कुछ स्तर तक इसके द्वारा संभव है साथियों, क्योंकि भाई जब जल सीधे वो पृथ्वी में जाएगा तो फ्लडिंग की समस्या को कम करेगा, या जैसे तालाबों में जल संरक्षण कर लिया जाएगा तो वो नदियों में पानी उतना नहीं जाएगा। तो ये सब लोकल फ्लडिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। सी है या जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है, ये तो गलत बात है। इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम, तो ये ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, सी आप हटा दो। और बाकी सब इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है, यानी ए बी डी विकल्प 2 में है और पूरी तरीके से ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए साथियों ये बिल्कुल सही है। आप लोग वो से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग
लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें साथियों। आप लोगों के लिए बहुत जो है व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये आपके लिए परीक्षा में उपयोगी होगा। तो आप लोग जो है थोड़ा-सा लाइक, कमेंट अगर करते रहेंगे, तो वो मेरे लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। अगला पॉइंट है साथियों, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दी गई सूचना के आधार पे दर्पण की पहचान करना है। तो दर्पण ए कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज ऑफ इमेज है वो सेम एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यानी आभासी और ऊर्ध्वशीर्ष वो बनाता है। तो ये कैसा होगा ए के बारे में। तो यहाँ पे साथियों आप जानते हैं प्लेन मिरर द्वारा बना प्रतिबिंब, वो आप जानते हैं कि वो प्लेन मिरर द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो वर्चुअल यानी आभासी और सीधा होता है। तो ये पहला और सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो आप लिखना चाहें समतल दर्पण में कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वो आभासी और सीधा होता है, क्योंकि परावर्तित प्रकाश की किरणें वास्तव में एक बिंदु पर नहीं मिलती बल्कि दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। और वर्चुअल इसलिए है कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, और यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो साथियों ए ए क्या है, वो प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे यानी दूसरा आप देखिए प्लेन मिरर वो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। और बी कह रहे हैं रियल इमेज है और इन्वर्टेड है, यानी उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब और उतना ही बड़ा। तो ये भी सही है। और उत्तल दर्पण के बारे में रियल और इन्वर्टेड और स्थान के आधार पे वो इनलार्ज्ड भी होता है, विवर्धित प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण बनाते हैं। तो ये भी अवतल होगा, यानी बी भी अवतल होगा कॉनकेव, और सी भी होगा। और ये जो है जो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वो साथियों उत्तल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो सदैव, आप पॉइंट लिख ले, बहुत पूछा भी जाता है कि वो हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा यानी डिमिनिश्ड होता है। तो यहाँ पे साथियों ये दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। ये दूसरा विकल्प आपको इसका सही करेंगे। और उत्तल दर्पण की इसी प्रकृति के कारण एक तो उसका आप जानते हैं कि फील्ड व्यू बहुत अधिक होता है और बड़े से क्षेत्र को छोटे उसमें ला देता है। तो इसीलिए साइड मिरर के रूप में वो साथियों वो प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, क्योंकि इसकी डाइवर्जिंग ये मिरर के रूप में भी होता है। इसलिए हमें ये कारों के साइड मिरर उत्तल दर्पण के बने होते हैं, जो पीछे से आने वाले वाहनों का सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाते हैं, जिससे ड्राइवर को व्यापक क्षेत्र यानी वाइड फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलता है। तो आपको इस पे आधारित बहुत साथियों प्रश्न आते हैं, ये जरूर आपको मन में रखिए और इससे आधारित निश्चित रूप से इस फरवरी में होने जा रही परीक्षा 2026 की सीटेट है उसमें आ सकता है। अब इसके बाद साथियों ये है कि विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य आप जानते हैं कि जो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को एक से अधिक उत्तर देने का अवसर होता है। उसमें आलोचनात्मक या समालोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहित किया जाता है। और इसमें देखिए विकल्प में भी आप देख सकते हैं कौन-कौन से दिए हैं। पहला है कि आलोचनात्मक या विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित या बढ़ावा करने का, और बी विद्यार्थियों के बीच भेद करने का। ये यही हटा दो आप। बस देखिए नेगेटिव चीज हटा दो और देखिए सभी आ रहा है। सी है संचारण यानी संप्रेषण विकसित, तो कम्युनिकेशन स्किल विकसित होती है, बिल्कुल सही है। और डी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान भी हो जाती है। भाई जो डाइवर्जेंट प्रश्न होते हैं, जो कन्वर्जेंट होता है उसका एक ही उत्तर होता है, लेकिन जो डाइवर्जेंट प्रश्न होते हैं उसमें कई अवसर होता है। तो इससे क्या है कि प्रतिभाशाली बच्चे वो कई प्रकार से उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं, और वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने में ये भी होगा, विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकारने में। तो साथियों ये आप देखिए कि अच्छा एक पक्ष ये भी है कि एक और इसमें वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने में आ जाएगा ये। और देखिए यहाँ पे बी नहीं होगा, तो जिसमें बी है वो पहले हटा दो आप विकल्प। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हम हल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बी साथियों वो 3 में है, 1, 3, 4 में, अर्थात 2 विकल्प पूरी तरीके से विकल्प 2 एग्जैक्टली करेक्ट आएगा। तो आप विकल्प 2 इज राइट। अब अगले उसमें चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, अगला है साथियों, ये आप देखिए, ये इंडिकेटर्स पे एक सारणी दी गई है। इंडिकेटर्स की एक सारणी दी गई है कि निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है टेबल। अच्छा ठीक है, हल्दी। तो हल्दी में होने वाला रंग परिवर्तन अम्ल में, तो साथियों अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आप जानते हैं कि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और जब हम इसमें चूना मिला देते हैं, घरों में आप देखते हैं कि जैसे ही हल्दी में चूना मिलाते हैं, और चूना क्या है कि वो खाने वाला चूना वो काली चूना है, और वो जब हम हल्दी में मिलाते हैं तो जो रोचना बनता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, यानी रक्ताभ हो जाता है। बिल्कुल जो है खूनी रंग जैसा ही होता है, वैसा रेडिश ब्राउन रंग में आ जाता है। तो और अम्ल का जबकि हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए विकल्प इसमें 2 और 4 सही हो दिख रहे हैं। अभी और आगे बढ़ते हैं कि यदि चाइना रोज पे अम्ल डालते हैं, चाइना रोज पे अम्ल डालने पर आप देखिए कि चाइना रोज पे अम्ल डालने पर क्या होता है कि अम्ल जब डालते हैं तो गहरा गुलाबी हो जाता है। तो ये गहरा गुलाबी हो जाता है, और जब इसी पे हम क्षार का घोल डालते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता है। तो चाइना रोज यानी इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। एक तो रक्ताब हो जाएगा रेडिश ब्राउन, और चाइना रोज पे, जबकि चाइना रोज पे डालने पे, अच्छा सॉरी, ये यहाँ चाइना रोज पे अम्ल डालने पे वो गहरा गुलाबी होता है और वो भारा हो जाता है। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। ये चाइना रोज जो है इस पे अम्ल डालने पे गहरा गुलाबी और क्षार डालने पे रंग वो हरा हो जाता है। तो और फिर क्या है, फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज ये 2 केमिकल इंडिकेटर हैं साथियों। इनका परिवर्तन भी आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से हर साल लगभग एक प्रश्न आता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर और केमिकल इंडिकेटर ये जरूर आप लोग बिल्कुल भ्रम रहित तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं।
तो फिनोल्फ्थीन के मामले में क्या होता है साथियों कि अम्ल का कोई, ये कह लीजिए कलरलेस अम्ल, वो से फिनोल्फ्थीन अगर अम्ल डाला जाता है तो वो रंगहीन रहता है, लेकिन क्षार डाला जाता है तो फिनोल्फ्थीन गुलाबी हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लिख लें कि फिनोल्फ्थीन अम्ल में तो रंगहीन होता है, लेकिन क्षार में वो गुलाबी हो जाता है। इसी तरीके से ये मेथिल ऑरेंज, वो वो जो है ऑरेंज हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा डी, ऑरेंज हो जाएगा अम्ल डालने पे, और क्षार डालने पे भी वो गुलाबी हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों एक चौथा विकल्प आपका अंतिम वाला पूरी तरीके से सही है। इसमें कुछ और पॉइंट आप लोग नोट कर ले, जैसे जो आप जानते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर काहे से बने होते हैं ये बहुत बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि लाइकेन से बने होते हैं, और लाइकेन वो सिम्बायोटिक सहजीवी पौधा है जो कवक के साथ वो पनपता है। लाइकेन वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं और कवक उन्हें भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। और लाइकेन से जो लिटमस पेपर बनते हैं, तो नीला लिटमस पेपर वो अम्ल में डालने पे लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर क्षार में डालने पे नीला हो जाता है। और दूसरी बात ये है लाइकेन के बारे में कि लाइकेन वो प्रदूषण का एक प्राकृतिक इंडिकेटर भी है साथियों। प्रदूषण का कैसा है वो इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर है। वो क्या होता है कि ये संवेदनशील होते हैं मित्रों, लाइकेन वो सल्फर डाइऑक्साइड के मामले में, और जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण बढ़ा वो अपना कलर बदलने लगते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि लाइकेन वो प्राकृतिक प्रदूषक संकेतक भी हैं। ये भी बहुत पूछा गया साथियों। तो ये जितने पॉइंट हैं ये भविष्य की परीक्षा के लिए उपयोगी है, अतः आप लोग इन्हें तैयार करते चले। अच्छा, इसमें जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स, तो यहाँ पे ये है कि विज्ञान में जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। तो इसमें साथियों किन किन बातों को अपरिहार्य बनाता है, तो इसमें क्या है, लिंग संबंधित यानी जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को बिल्कुल सही है। रूढ़िवादिताओं की जांच पड़ताल को बिल्कुल इसमें जो है, जो रूढ़िवादिताएं हैं वो विज्ञान तो रूढ़िवादिताओं को समाप्त करती है, विद्यार्थियों को इस ओर प्रेरित करती है। फिर इसके बाद है कि लिंग आधारित समूह बनाने को, ये नहीं होगा, ये विज्ञान क्यों करेगा कि लिंग आधारित समूह बनाया जाए। और डी साथियों विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को, तो डिफरेंशिएटेड विभेदीकृत, तो सी तो पहले आप हटा दो, सी है आपका वो 1 और 4 में, सी कहीं नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान कभी लिंग आधारित समूह बनाने को कभी प्रेरित नहीं करता है। तो ये हटा दिया आपने। और ए और बी, इसमें ए और बी बिल्कुल सही है, और विभेदित निर्देश तो वैसे भी निगेटिव कीवर्ड है। आप इसका पहला उत्तर सही करेंगे, ये सॉरी दूसरा, ए और बी सही है। अगला पॉइंट है साथियों 75 के बाद 76वां क्वेश्चन है, ये है कि एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तर यानी ऊंचाइयों पर 3 छेद किए गए हैं। एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों ऊंचाइयों पर समरूप 3 छेद किए गए हैं,
बोतल को पानी से भर दिया गया है, तो अब क्या स्थिति आएगी? तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे नीचे वाला छेद होगा, छेद से पानी सबसे तेज निकलेगा और सबसे दूर गिरेगा। और जो साथियों क्यों ऐसा होगा कि सबसे नीचे वाले छेद से पानी सबसे तेज और सबसे दूर गिरेगा? क्योंकि वहाँ पानी का दबाव सबसे ज़्यादा है और जैसे-जैसे छेद की ऊँचाइयाँ बढ़ती जाएँगी, दबाव और वेग कम होता जाएगा और पानी कम दूरी तक गिरेगा। तो ये अब इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते देखते हैं कि निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, तो ए तो सही है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ आएगा, नहीं। बी नहीं सही है। सी सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर, नहीं सही है। डी निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पे जाएगा। तो यहाँ पे ए और डी साथियों बिल्कुल सही है। और उच्चतम छेद से पानी अधिक नहीं, सभी छेदों से पानी समान दूर न। ए और डी, आप इस सिद्धांत को आप समझ गए कि भाई जिसपे सबसे ज्यादा प्रेशर कौन होगा? जो सबसे नीचे सबसे कम ऊंचाई पर जो छेद है उससे सबसे ज्यादा बल से निकलेगा, तेज निकलेगा और सबसे अधिक दूरी पे जाएगा। और जो सबसे ऊपर है उसमें सबसे कम बल लगेगा और कम तेज निकलेगा, साथ वो बोतल के पास गिरेगा, सबसे निकट गिरेगा पानी। तो ये इस तरह के प्रश्न साथियों आप थोड़ा सा एक समझ लेके चलेंगे, वो आसानी से हल होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक और ये प्रश्न है, अभिकथन। अभिकथन है यह अनुशंसित है कि अम्ल को तन बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि साथियों क्या होता है कि अम्ल और जल की जो अभिक्रिया होती है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जब हम ऐसा करेंगे कि अम्ल को तन बनाने के लिए जल में अम्ल डालना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। अम्ल में जल डालेंगे तो वो तेजी से वो क्रिया करेगा और उसमें जो है आग लग सकती है, तेज धुआं, और वो परख नली टूट सकती है। अब तर्क भी कह रहे अम्ल का मंदन यानी तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है आपका। ये साथियों चौथा विकल्प बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि ज्वाला का रंग यानी कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, वो किस पे? कि नेचर ऑफ वो कम्बस्टाइबल सब्सटेंस यानी दहन वाले पदार्थ की प्रकृति पे बिल्कुल उस पर निर्भर करेगा। फिर ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, इस पे भी निर्भर करेगा कि ऑक्सीजन जितना अधिक आपूर्ति होगी उतना अधिक। और आसपास के तापमान, आसपास के तापमान से निर्भरता नहीं होती, बल्कि उसके फ्लेम के कलर की फ्लेम का जो ताप है उस पर निर्भर जरूर होगा, लेकिन आसपास के तापमान से नहीं। अर्थात यहाँ पे इसका वो दूसरा विकल्प वो साथियों एग्जैक्टली करेक्ट है। आप इसे सही करेंगे। अब आगे अगले उस पे चलते हैं। 79वां है द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा halls and concerts hall are generally curved। तो ये सही है, जो बड़े सिनेमा हॉल्स होते हैं, गेस्ट हाउस के सीलिंग्स होती है, वो कर्व बना दी जाती है। और ऐसा क्यों करते हैं कि ये एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित होती। ये सही है। और ध्वनि के अनुकरण यानी कि हाल में गूंज न उत्पन्न हो, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से गूंज उत्पन्न होगी।
तो इसमें क्या होता है कि वो ऐसे पदार्थ से पुताई की जाती है छतों और दीवारों की जो साउंड को ऑब्जर्व करे। तो यहाँ ये भी एक पॉइंट है। तो ये यानी ध्वनि के अनुप्रयोग को बचने के लिए छतों की जो है छत है वो वॉक पर बना दी जाती है, कर्व से बना दी जाती है। ये चौथा विकल्प सही है और सही व्याख्या भी करता है। ये 79वां सही व्याख्या भी करता है। अगले उस पे चलते हैं साथियों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आगमिक विवेचन की बात है, यानी डेवलपमेंट इंडक्टिव रीजन, डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। तो इंडक्टिव आप यानी आगमनात्मक चिंतन है यहाँ पे। तो एक है विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहा जाए। तो सही है, इसमें वो अवसर मिल रहा है बच्चे को, चाइल्ड सेंटर्ड है। प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना अच्छा सर्वाधिक उपयुक्त है। और सत्यापित करना और फिर परावर्तन के नियमों पर आधारित संख्या विषयक समस्याओं को हल करना, ये नहीं। विद्यार्थियों को परिवर्तन नियम बताने के लिए कहना, 3-4 तो हो नहीं सकता है। और प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना। तो साथियों आप जानते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल होता है ये आगमनात्मक विधि। तो यहाँ पे अलग अलग कोड पे निकाला जाएगा, फिर परिवर्तन के नियमों का सत्यापन किया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प एग्जैक्टली करेक्ट है, आप इसको सही कर दीजिए। 81वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। तो जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। तो कौन सी क्रियाएं जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करती हैं। इसमें आप देखिए कि चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, नारियल के पेड़ के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना। यहाँ पे तो कोई जांच हो नहीं रहा, उपयोग तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर है विभिन्न पर्णों में शिरा विन्यासों के प्रकार का अवलोकन करा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। और दिए गए पदार्थों या पौधों, शाक, झाड़ी, वृक्षों का वर्गीकरण करना। तो यहाँ पे साथियों जो वर्गीकरण करना या एक तो पहला तो चनों के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। तो ये चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण किस तरह का विज्ञान है। ये पहले तो यहाँ पर भी जांच पड़ताल की बात है, ये जांच पड़ताल की बात है। ये अप्लाइड साइंस के रूप में है कि भाई ये रिसर्च बेस्ड चीज है कि कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। एक मिनट, साइंस एज इंक्वायरी के रूप में, इंक्वायरी के रूप में। तो साथियों उस हिसाब से सबसे सही यद्यपि 2 विकल्प दिख रहे हैं, लेकिन ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प यही प्रतीत होता है और कोई नहीं है। अगले पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बने होते हैं। वैज्ञानिक नियम वैज्ञानिक सिद्धांतों से बने होते हैं। अच्छा, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं, नियमों को चुनौती दी जा सकती है, ये तो गलत ही है। फिर वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क या विवेचन प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक नियम और सिद्धांत
वे अवलोकनशील प्रघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक नियम बताते हैं कि प्रकृति में क्या होता है, जबकि वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहते हैं क्यों और कैसे, जो व्यापक व्याख्याएं होती हैं और कई नियमों को समाहित कर सकती है। नियम क्या का वर्णन करते हैं, जबकि सिद्धांत क्यों का। दोनों ही परीक्षण किए गए प्रेक्षणों पर आधारित होते हैं और बदले जा सकते हैं। तो चुनौती तो दी जा सकती है, ये तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। ये वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क विवेचन प्रदान करते हैं। वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। वे नियमों के बारे में, वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। तो ये एक भी नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि नियमों से सिद्धांत बनते हैं, लेकिन सिद्धांतों से नियम नहीं बनते। सिद्धांत एक व्यापक व्याख्या होती है जिसमें कई नियम होते हैं, तो एक दो हटा दो। और वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क या विवेचन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यही तीसरा साथियों, वो जो भी भौतिक परिघटनाएं होती है उनके आधार पे वो नियम और सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। ये चीज आप नोट कर लेंगे। नियम और सिद्धांतों पर कई बार प्रश्न भी आए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन और बहाव के लिए उत्तरदायी। तो पवन, आप जानते हैं अलग अलग वायुदाब पेटियां होती है, वायुदाब का अंतर होता है, उससे पवन प्रवाह होता है। तो पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय तापन, ये भी सही है, उत्तरदायी कारक है कि वो जो है पृथ्वी में अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। तो जैसे आप जानते हैं विषुवत रेखा के आसपास जो विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, तो वो भी पवनों के प्रवाह का जिम्मेदार है। महासागरों में अनियमित परिवर्तनीय तापन, ये भी सही। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से कोई मतलब नहीं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से भी साथियों महासागर में अनियमित परिवर्तनीय तापन वो भी पवन प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। साथियों ए और बी एग्जैक्टली करेक्ट है, और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद साथियों अगला है, कि सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती, तब वो अवलोकन लिखती है। बी शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का टुकड़ा डाल देने पर क्या स्थितियां बनती है, इस तरीके से समझा जाए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप जानते हैं पोटेशियम बहुत अभिक्रियाशील ये मेटल है, और ये तुरंत जल में क्रिया करता है, और आग जैसे चट चट की आवाज आती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, फट ध्वनि सुनाई देती है, ये सब चीजें होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है, ये ऊष्मा क्षेपी है, क्योंकि तेज गर्म हो जाता है। तो एक सही नहीं है, बाकी सब सही है। ये पॉइंट साथियों आप लिख ले। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, इतने क्रियाशील होती हैं कि ये जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को आप जानते हैं पॉप ध्वनि के साथ, पॉप साउंड के साथ जलती है, फट ध्वनि सुनाई देगी, और पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया भी करती है। तो ये तीनों पॉइंट इससे बहुत बार क्वेश्चन साथियों आए हैं, इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट इसका जरूर मन में तैयार रखें। अगला साथियों ये है कि थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। तो श्वसन दर वो धीमी होती है,
अच्छा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, तो पहली बात तो ये है कि थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी नहीं बल्कि तेज होती है, क्योंकि जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा से कम होती है, और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जलीय जीव वो श्वसन तीव्र करते हैं थल जीवों की अपेक्षा, चाहे वो गिल्स से करें, जैसे मछली गिल्स से करती है, या मेढक त्वचा से गिल्स से गलफड़ों से करती है, तो करते हैं। तो श्वसन दर साथियों थल प्राणियों की अपेक्षा जलीय प्राणियों में अधिक होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा साथियों, ये जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अगर एक न्यूनतम से नीचे चली जाए तो जलीय जीव मरने लगते हैं। एक्चुअली जो जल की शुद्धता की गणना बहुत बार पूछा गया है, वो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर ही वो जल की गुणवत्ता तय होती है। इसको कहते हैं साथियों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। और एक निश्चित ऑक्सीजन अगर निश्चित मात्रा से कम ऑक्सीजन चली जाएगी तो जलीय जीव मरने लगते हैं। तो यहाँ पे साथियों ए ए तो गलत है। हाँ, ए सही है। ए और आर, ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों के श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो यहाँ जल में घुली ऑक्सीजन की उच्च मात्रा होती ही नहीं, वो तो आप हमको पहले ही बताया, तो ए और आर दोनों गलत है यहाँ पे साथियों। ये ए और आर दोनों जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? तो विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता कौन कौन पहले है वो निकाल लेते हैं। तो वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता में वो क्या है कि विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, विचार अवलोकनीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, तो अवलोकनों को से तो विकसित होते ही है। फिर विचार कारण और प्रभाव के तर्क को प्रदर्शित नहीं करते, नहीं ये तर्क अ, को प्रभावित करते हैं। ये जो है विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं और विचार स्थिर होते हैं। तो यहाँ पे विचार साथियों नहीं पूछ रहा है, विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित तो नहीं करते, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। विचार स्थिर तो नहीं होते, वो बदलावशील होते हैं, और पे बहुत ज्यादा नहीं चर्चा की जा सकती। ये यही फिर चौथा ही, ये विचार चूंकि बदलते रहते हैं और वो तर्क की कसौटी पे कसे जाते हैं। इसके बाद साथियों ये नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। यशवन है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य से वो सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को अवशोषण करता है, और उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल परस्पर क्रिया करके वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण श्वसन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ये सही है। श्वसन जो होता है वो साथियों वो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, दोनों सही है। क्योंकि आप जानते हैं श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो ग्लूकोज का दहन होता है और एटीपी के रूप में नाइट्रो
माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, तो वो तो ऊष्मा क्षेपण हो ही रहा है, स्पष्ट हो गया साथियों। अगला है कि ये प्रश्न है कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, तो ये तो गलत है। परागण जो है, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, तो ये ऐसा नहीं है। स्वपरागण जो होता है वो द्विलिंगी और एकलिंगी दोनों में होता है। तो यहाँ पे एक लिंगी फूलों में भी हो सकता है और द्विलिंगी में भी हो सकता है। तो यहाँ द्विलिंगी पुष्प और स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं। तो द्विलिंगी पुष्पों में स्व और पर परागण दोनों होता है, तो ये जो बी विकल्प है वो सही हो सकता है। दोनों होते हैं इसमें, यानी केवल बी सही है, ए गलत है। तो ए गलत और बी सही। पहला सही। अगला साथियों ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। तो ये जो है, एक मिनट थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन देख लिया जाए, क्योंकि अच्छा, which one of the following characteristics characterizes human circulatory system? Characterizes human circulatory system. तो हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो पहली बात तो क्या होता है कि ये क्लोज्ड होता है, यानी समृद्ध होता है, और दूसरा होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें डबल सर्कुलेशन चलता है। वहाँ आप जो है, एक तो क्लोज्ड होता है कि वो वो जो है क्लोज्ड में कि ब्लड स्टेज विद इन द वेसल्स, और डबल सर्कुलेशन ये करता है कि ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन सर्किट। एंड ये यानी ये कहेंगे कि जैसे कुछ जीवों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे घेंघा वगैरह, लेकिन मानव में क्लोज्ड होता है और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी ये इसमें साथियों ये तीसरा सही है उत्तर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है, तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है। 1/4 भाग वो ए में तैरती, यानी 3/4 भाग वो उसका जल में है। तथा जब बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर 3/4 रहती है और 1/4 डूब करके तैरती रहे। कौन सा कथन सही? दोनों द्रवों का समान घनत्व तो नहीं, दोनों द्रवों का समान घनत्व तो नहीं है। फिर है द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है, तभी जो है वो बाहर द्रव बी में क्या है, 3/4 भाग ऊपर किए है वस्तु को, तो द्रव बी का घनत्व ए के घनत्व से अधिक है, तभी वो ऊपर और अधिक होता तो केवल छू करके वस्तु तैरती। यानी ये आपका दूसरा विकल्प सही है। जिसका घनत्व अधिक होगा द्रव का, वहां पे वस्तु कम डूबेगी। ये आप उत्प्लावन बल के सिद्धांत से जानते हैं साथियों। आप लोग जो है, कैसा आपको ये वीडियो लगा, आपके लिए कितना उपयोगी है, कृपया कमेंट अवश्य किया करें और थोड़ा सा लाइक जरूर कर दिया करें साथियों। आप लोग थोड़ा सा लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। तो तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।